क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो ईथर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग देखेंगे कि इनकी भौतिक गुण क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर जो होती है ये क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये जो चीज़ें होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिसिबल हैं कि नॉन मिसिबल हैं। अब ये मिसिबल हैं कि नहीं हैं, अब मिसिबल हैं तो किस लिए हैं, वाटर में हम लोग इनकी मिसिबिलिटी चेक करेंगे। तो किस आधार पर मिसिबल हम लोग देखेंगे और कैसे देखेंगे कि ये इमिसिबल हैं। तो हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्कोहल लेकर के हम लोग कंपेयर करेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये आपका है CH3, CH2, 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 CH3, ये आपके नॉर्मल पेंटेन होते हैं। दूसरा जो होता है ये आपके एथॉक्सी एथेन जिसको बोलते हैं, आपके ईथर है C2H5O, C2H5, और नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं CH3, CH2, 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 OH, ये आपके नॉर्मल ब्यूटेन है। कार्बन चार है, कार्बन 4 एटम है तो हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे या ब्यूटेन 1 नाल है। ये आपके एथॉक्सी एथेन ईथर है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो ये जो होते हैं 309 होता है इनका, और इनका होता है 307, और इसका होता है 390। ये 309, ये 307, ये 390। तो कंपेयर किया जाए तो ये नॉर्मल पेंटेन जो है हाइड्रोकार्बन है, और ये जो है आपके ईथर है। तो ईथर की पोलैरिटी जो होती है वेरी लो होती है, क्योंकि ईथर में जो ये O बॉन्ड है, ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या करते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी पोलैरिटी जो होती है लो हो जाती है। तो लो पोलैरिटी के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ब्यूटेन 1 नाल से कम होती है। यानी कि ये आपके हाइड्रोकार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल पेंटेन की, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन यदि लीनियर में बढ़ते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ती है। इसका इससे ज़्यादा इसलिए है कि नॉर्मल पेंटेन का लीनियर चेन बढ़ने के साथ सरफेस एरिया बढ़ते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं। अब इसकी पोलैरिटी कम होने के कारण, ऑक्सीजन की पोलैरिटी कम होने के कारण ऑक्सीजन की थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है ब्यूटेन 1 नाल की, क्योंकि ब्यूटेन 1 नाल यानी ब्यूटेन 1 नाल फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ब्यूटेन 1 नाल इज soluble in the water, easily soluble in the water. या mixture of ethoxy ethane and mixture of ethoxy ethane and normal butanol are miscible in the water. तो ये क्या होते हैं कि एथॉक्सी एथेन जो होते हैं ये आपके ऐसे, ये आपके संरचना बनाते हैं C2H5, ये आपके होते हैं C2H5। इनकी जो होते हैं इनके ऊपर ये लोन पेयर होते हैं
जिनकी पोलैरिटी क्या होती है, लो होती है, पोलैरिटी जो होती है लो हो जाती है। ऑक्सीजन की पोलैरिटी लो, पोलैरिटी लो होती है, लो पोलर होते हैं। इनकी पोलैरिटी जो होती है हाई होती है, इसीलिए ये मेथेनॉल जो होते हैं वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 O और आपका ये H होता है, यानी नॉर्मल ब्यूटेनॉल है। ये क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेनॉल हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल and easily soluble in the water because hydrogen bonding present in the water molecule. Normal butanol easily soluble in the water because hydrogen bonding. Because hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये नॉर्मल ब्यूटेन जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी जो होती है, कहा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इनकी ग्रेटर होती है एथॉक्सी एथेन, यानी ईथर से एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्कोहल जो होते हैं ये क्या करते हैं, एल्कोहल जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने के कारण इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और इसकी पोलैरिटी लो है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन ये लो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिससे इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है। तो कहा जाए तो ईथर भी जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, जिससे इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है और नॉर्मल ब्यूटेनॉल की ज़्यादा होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई नए चीज़ नहीं बन रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई नए पदार्थ बने हैं, तो इसमें कोई नई चेंजिंग नहीं हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि कितना टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे हैं। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी का मतलब कितने गाढ़े हैं कितने कम गाढ़े हैं, विस्कोसिटी भी देखी जाती है। ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, बिकॉज वंडर वाल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ water of oxygen and alcohol of hydrogen and forms the hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a type of van der Waals force of attraction between the oxygen and hydrogen, or dipole interaction between the oxygen and hydrogen bonding are created. अब इनके क्या हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसके पहले एनिसोल से कैसे हम लोग एरोमेटिक ईथर से कैसे फिनाल क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ है आपका एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा दिया जाए
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। OCH3 ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन and any electrophile attack on the ortho position or para position because maximum electron density present at the ortho or para position. There is no attack on the meta position because electron density is very low. एनिसोल से यानी एरोमेटिक ईथर जो होते हैं, एरोमेटिक ईथर से कैसे हम फिनाल क्रिएट करेंगे? तो एरोमेटिक ईथर का हम लोग क्या करते हैं, किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे NaOH, सपोज करिए NaOH के साथ। तो ये क्या करते हैं, एनिसोल की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं कि NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये बन जाते हैं आपके साइड बनते हैं और आपका नहीं फिनाल इससे नहीं। ये क्या होता है कि एरोमेटिक ईथर जो होते हैं, एरोमेटिक ईथर, इससे एरोमेटिक ईथर हमें बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि NaOH किसी बेसिक मीडियम में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब बनते हैं, ये आपके सोडियम फिनॉक्साइड होते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो आपका एरोमेटिक ईथर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपके फिनाल होते हैं। तो फिनाल अब किस में कन्वर्ट हो गए, O- Na+। ये सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। और क्या होता है, अब ये किसी हाइलाइट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, CH3 सपोज करिए CH3Cl के साथ। तो ये आपके बना लेते हैं एरोमेटिक ईथर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल। ये आपके एरोमेटिक ईथर होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं एनिसोल के नाम से। एनिसोल होता है, ये आपके एरोमेटिक ईथर होते हैं, ये एरोमेटिक ईथर होते हैं जिनको हम लोग एनिसोल के नाम से जानते हैं। तो कैसे हम लोग फिनाल से ईथर बनाएंगे, वो भी एरोमेटिक ईथर। तो फिनाल का बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बनते हैं जो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर के एनिसोल या एरोमेटिक ईथर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कैसे अब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड कैसे टूटेंगे? तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड जो होते हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक्स हो जाते हैं। तो ब्रेक्स होते हैं। अब इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में क्या होता है, सपोज करिए कोई ईथर हम ले लें, जैसे एल्किल ग्रुप के साथ ले रहे हैं ROR। इसकी अभिक्रिया यदि हम HX के साथ करा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो अब इसमें इंटरेस्ट ये आने वाला है कि हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है। पहले तो हम इनके रिएक्शन बताएंगे, रिएक्टिविटी क्या होती है, ये किस किस पाथ से गुजरते हैं, SN1 पाथ और SN2 पाथ है। तो SN1 पाथ से जब ये मूव करते हैं तब क्या प्रोडक्ट देते हैं, SN2 पाथ से मूव करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देते हैं। इतना ही नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के न्यूक्लियोफाइल वेरी स्ट्रांग होते हैं।
साइज इंक्रीज करने के साथ बेसिसिटी भी इंक्रीज करती हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर ये कहाँ अटैक करते हैं? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करते हैं? क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये तो हम लोग मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले सिंपली रिएक्शन हम लोग देख लें। ROR जब HX के साथ हाइड्रोजन हाइलाइड इसको बोलते हैं, इसके साथ अभिक्रियाएं होती हैं तो ये बना लेते हैं ROH प्लस RX, यानी क्लीवेज ऑफ CO बांड। ये CO बांड है, इनका क्लीवेज हुआ है कि तो ये बना लिए हैं ROH और ये बना लिए हैं यानी CO बांड। यहाँ से R का क्लीवेज हुआ है तो ये RX बना लिया है। सपोज करिए हम इसको ले लें, कोई सिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं आपका C2H5 O C2H5 एथॉक्सी एथेन। इसकी अभिक्रिया यदि हम इसके साथ करा दें, ये Cl के साथ करा दें तो देखिए क्या होता है। ये बना लेते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस C2H5C। लेकिन अब हम लोग इसी में स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, इसी पे हम कुछ मैकेनिज्म देंगे, वहाँ डिटेल इसको स्टडी करेंगे कि हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ये SN2 पाथ से जा रहे हैं रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन गोज टू SN1 पाथ और SN2 पाथ। तो इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। यदि हमें ओनली एल्किल हैलाइड बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे, किस पाथ से, तो एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेटेड ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कब होती है, सब्स्टिट्यूशन पे। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। अब इसमें आपका है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। पहले हम लोग ये देख लें, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX। सपोज करिए HCl HBr HI। तो इसमें यदि हम लोग देखें कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो किस आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन मोर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो Cl माइनस मोर न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अब इसको एक बार और देख लें। न्यूक्लियोफाइल मीन्स दोज स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आर अवेलेबल इन दोज स्पीसीज which species are known as nucleophile and attack to the electrophilic center। means न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं साइज इंक्रीज होने के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये है Cl माइनस Br माइनस I माइनस size increases, nucleophilicity increases, nucleophilicity increases, nucleophilicity increase and
basicity increases and basicity increases। क्या होंगे? जब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी। इजली क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इजली इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज एंड बेसिसिटी इंक्रीजेज। But reaction at a high temperature and high concentration of I minus Br minus, तो reaction with HBr and HI. HI reacted with high temperature because more strong nucleophile and gives some product by some step of the reactions इन द एनसीईआरटी बुक्स। तो क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग जान लिए कि साइज इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। तो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल को यदि हम अटैक कराएं किस पे? ईथर पे, तो देखिए कैसे क्लीवेज ऑफ सीओ बांड। तो ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा जाएंगे कि SN1 मैकेनिज्म के द्वारा जाएंगे। अब इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये क्या चीज होते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी OCH2 CH3, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड मीडियम में, कंसंट्रेटेड HI ले करके और हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? ये 3 स्टेप के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि ये मेथॉक्सी एथेन होते हैं या इसको बोला जाता है एथॉक्सी मेथेन। अब हम लोग ये ईथर लेते हैं तो इनकी अभिक्रियाएं कराते हैं किससे? कंसंट्रेटेड HI से। HI जो होते हैं क्या होते हैं? बट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हैं, कंसंट्रेशन भी लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन लेते हैं HI की, क्योंकि I माइनस न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्ट्रांगर। तो मोर स्ट्रांगर होंगे तो मोर स्ट्रांगर एंड अटैक दिस कार्बन पोजिशन विच कार्बन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। मीन्स I minus nucleophile is stronger nucleophile, attack those carbon which carbon is less substituted carbon। मतलब ये है कि ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होते हैं और अटैक उस कार्बन पे करते हैं जहाँ ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तब देखिए कुछ रिएक्शन क्या है इनके। ये क्या होते हैं कि H प्लस और I माइनस में टूटते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में ये रिएक्शन आपके होते हैं। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं? अबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अबस्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा बनता है CH3 O H, यहाँ प्लस हो जाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या होते हैं? अब जब ये बन जाते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं? I माइनस अटैक करते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो स्टेप सेकेंड, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अब है स्टेप सेकेंड। थर्ड स्टेप तक की ये प्रोसेस होती है। इनसे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? एल्किल हैलाइड, यानी ईथर से एल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनके 3 स्टेप के मैकेनिज्म है। तो स्टेप सेकेंड में क्या होते हैं? CH3 OH प्लस CH2 CH3। अब ये क्या करते हैं कि इन पे I माइनस आते हैं
आई माइनस का इन पे अटैक होता है, क्योंकि आई माइनस जो होते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये पीछे से अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद क्या इंटरमीडिएट देते हैं ये भी देख लीजिए। इनके इंटरमीडिएट ये होते हैं, तो ये बना लेते हैं CH3, यानी कि ये बॉन्ड बन रहे हैं आई के साथ, आई सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड। तो अब ये जो है, अब इनके बीच कैसे बॉन्ड बनेंगे, डॉट 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 CH2 CH3, ये आपके इंटरमीडिएट होते हैं। ऐसे ही रिएक्शन होते हैं, कैसे, ये इंटरमीडिएट के रूप में रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आई माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अटैक करने के बाद ये इंटरमीडिएट बनाते हैं ना। जब ये इंटरमीडिएट बनाते हैं तो अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब ये चीज देख लीजिए। स्टेप थर्ड, तो सेकेंड वाले में इसका प्रोडक्ट भी देख लीजिए क्या बनाते हैं। ये आपके बना लेते हैं CH3 I प्लस CH3 CH2 OH, ये आपके एथेनॉल और मेथिल आयोडाइड बनते हैं। अब एथेनॉल क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड, ये रिएक्शन जो होते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं जिनको बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये पास हो रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म ये बाई मॉलिक्यूलर होते हैं। अब बाई मॉलिक्यूलर भी समझा देंगे कि ये क्या होते हैं। बाई मॉलिक्यूलर CH3 CH2 OH। अब ये क्या करते हैं कि फिर कंसंट्रेटेड HI आता है, इसके साथ फिर ये बॉन्ड बनाते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, OH के ये प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट करते हैं। अबस्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस प्लस I माइनस। अब I माइनस का क्या होता है कि फिर अटैक होता है, फर्दर अटैक, बिकॉज I माइनस is more nucleophile and attack less substituted carbon, means I minus attack the CH2 carbon। तो अब क्या आपके ये बनते हैं CH3 CH2 OH2 OH2, और यहाँ जब I माइनस आता है तो ये I माइनस जो होता है ये कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे यानी CH2 पे अटैक करता है, और ये H2O निकल जाते हैं और आपका ये बन जाता है CH3 CH2 I प्लस H2O। अब आपका एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मोर कंसंट्रेटेड HI के साथ होते हैं या हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ये जो होता है I जो होता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो अटैक करते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और मेथिल एथिल आयोडाइड बन जाते हैं। अब क्या किया जाए कि इसके स्थान पे यदि हम लोग टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तब वो क्या करते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड
लेते हैं तो क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि SN1 मैकेनिज्म से कैसे जाते हैं। यदि इसके स्थान पे हम लोग क्या कर लें कि कोई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड ले लिया जाए, यानी कि ये आपका प्राइमरी ईथर था। अब यदि हम लोग टर्शियरी ईथर ले लें तब उसमें क्या कंडीशन होती है, देखिए। अब टर्शियरी ईथर में हम ये चीज ले रहे हैं आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं O CH3 ले लीजिए, या तो OC2H5 ले लें। अब ये जब HI के साथ रिएक्ट होते हैं तो इनमें क्या कंडीशन आ जाती है कि ये H जो होता है ये यहाँ पे आकर के इसको प्रोटोनेट करता है और OH बनता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का डिपार्चर होता है। तो डिपार्चर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड मेथिल अल्कोहल क्रिएट होते हैं। और मेथिल अल्कोहल क्रिएट होते हैं तब आपके क्या बन जाते हैं, जब मेथिल अल्कोहल क्रिएट होते हैं तब ये जो होते हैं आपके मेथिल अल्कोहल क्रिएट, इनका डिपार्चर होता है मेथिल अल्कोहल का, तो ये कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। कार्बोकेटाइन जब ये बनते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इजिली चेंज इनटू एल्केन बिकॉज elimination reaction take place by SN1 process। SN1 process यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट के द्वारा ये क्या होते हैं कि इलिमिनेशन डोमिनेटेड ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी इलिमिनेशन जो हो रहे हैं इलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डोमिनेट कर जाते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाक्साइड हमने ले लिया, ये आपके टर्शियरी ब्यूटाक्साइड की अभिक्रिया हम लोग कराए किससे, HI से, हाई टेम्परेचर पे और हाई कंसंट्रेशन है HI की। तब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ये क्या बनाते हैं, ये आपके क्रिएट करते हैं CH, C से CH3 CH3 आइए बना लेते हैं आपके OH और यहाँ CH3 प्लस I माइनस इज मोर न्यूक्लियोफाइल। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में अब हम लोग ले करके चल रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है। अब यह कंसंट्रेटेड HI की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होता है। तो ये SN1 पाथ से रिएक्शन होते हैं, SN1 पाथ से रिएक्शन होते हैं। क्यों SN1 पाथ से होते हैं, अब इसको भी हम बताएंगे कि काहे SN1 से हो रहे हैं, वो SN2 से हो रहा था। तो एक टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, अब इसमें जो होता है ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं दे करके और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, प्रोटोनियम मेथॉक्सोनियम आयन बनाते हैं। प्रोटोनेटेड मेथॉक्सोनियम आयन बनाते हैं। जो मेथॉक्सोनियम आयन होते हैं ये क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में ये मेथॉक्सोनियम आयन मेथिल अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जब I अटैक करता है, क्या होता है, I अटैक करता है तो I के अटैक करने के बाद, क्योंकि I जो होते हैं ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, I बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं,
जब ये अटैक करते हैं तो OCH3 बॉन्ड इजिली क्लीवेज हो जाते हैं और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं। अब उस चीज़ को हम दिखाएंगे यहाँ कैसे रिएक्शन होते हैं। अब इसको देखिए, ये आपका होता है CH3 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 OH प्लस CH3। अब क्या होते हैं कि I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है और कहा जाए ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल या ग्रेटर बेसिसिटी है इसकी, तो ये क्या करेंगे कि डिपार्चर करते हैं। डिपार्चर आप CO बॉन्ड यानी कि OCH3 बॉन्ड का डिपार्चर हो जाता है, कार्बन से OCH3 बॉन्ड डिपार्चर हो जाते हैं और आपके बन जाते हैं CH3 OH प्लस C से आपके जुड़े होते हैं CH3 और ये आपके कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये डिपार्चर ऑफ OCH3 बॉन्ड इजिली, डिपार्चर ऑफ OCH3 बॉन्ड इजिली, तो ये क्या होते हैं CH3 OH में हो जाते हैं और आपका यहाँ से ये टूटते हैं और CH3 OH में मेथिल अल्कोहल और ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अब क्या होते हैं कि कार्बोकेटाइन पे I माइनस अटैक करता है और रिएक्शन फास्ट होते हैं। ये आपके स्लो स्टेप प्रोसेस होते हैं, स्लो स्टेप प्रोसेस है, ये स्लो स्टेप होते हैं। ये वन स्टेप में रिएक्शन होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है SN1 मैकेनिज्म या SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। तो ये जो होते हैं वन स्टेप में होते हैं, SN2 रिएक्शन 2 स्टेप में होते हैं और इंटरमीडिएट भी बनते हैं। बाई मालिकुलर इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिमालिकुलर रिएक्शन। तब क्या होते हैं कि आपके कार्बोकेटाइन बन गए। अब कार्बोकेटाइन क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन जब बने हैं तो इसको और डिटेल यहाँ ऐसे हम लोग देख लें। ये आपके होते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C से CH3, ये जो आपके होते हैं CH ये आपके कार्बोकेटाइन बनाए थे, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल एंड फेवर द SN1 मैकेनिज्म। अब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, सॉरी ये I माइनस आता है, तो I माइनस आकर के ये क्या करता है कि ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो कि इस प्लस पे अटैक करते हैं और आपके क्या प्रोडक्ट देते हैं, ये देख लीजिए CH3 और I, ये आपके टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड देते हैं। तो ये SN1 से जाते हैं, ये रिएक्शन जो होते हैं फास्ट होते हैं, ये फास्ट होते हैं, ये रिएक्शन आपके फास्ट होते हैं। तो ये आपका था क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब इसमें लास्ट हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन NCERT के हैं जो थोड़े
टिपिकली ढंग से पूछे गए हैं, उसको भी हम कराएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। तो ये आपके टर्शियरी एल्किल आयोडाइड बना लिए। तो ये टर्शियरी एल्किल आयोडाइड क्या होते हैं? मोर स्टेबल बिकॉज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रिएक्शन इज SN1 और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको बोला जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द ओनली वन स्टेप रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब एरोमेटिक ईथर का हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब एनिसोल क्या करते हैं? अब देखिए ये है आपका एनिसोल OCH3। OCH3 जिसको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर, इसका नाम होता है एनिसोल। अब एनिसोल जो होते हैं, देखिए अब ये क्या करते हैं? एनिसोल जो होते हैं एरोमेटिक ईथर, इसको केवल हम कंपेयर करेंगे OCH3 बॉन्ड जो होते हैं OCH3, ये क्लीवेज आसानी से हो जाते हैं, क्लीवेज इजली हो जाते हैं, इजली। लेकिन यदि हम लोग ये ले लें C6H5O माइनस, तो फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं बेंजीन के साथ ये, तो ये क्या होते हैं कि इजली OCH3 से आसानी से नहीं ये हटते हैं। तब क्या होता है कि ये केवल ओनली प्रोडक्शन देते हैं मेथिल क्लोराइड का। अब ये एथिल आयोडाइड और क्लोराइड नहीं बना पाते हैं ये एथिल का, केवल मेथिल का इसलिए देते हैं कि ये फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए क्या होते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे रखते हैं, बस इसका थोड़ा सा पार्ट दिखाएंगे कि ये कैसे ये आपके होते हैं। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं O माइनस, ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये यहाँ डोनेट करते हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसे आ जाती है। ये हो जाते हैं आपके डबल बॉन्ड O और यहाँ पे माइनस। तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है कि OCH3 बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इनका डिपार्चर हो जाता है। बट इन केस ऑफ फिनाल वो बॉन्ड जो ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो आसानी से क्लीवेज नहीं होते हैं, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनमें होता है, जिससे ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एनिसॉल जो होता है, अब इसकी HI के साथ अभिक्रिया कराया जाए तब क्या ये देते हैं, देखिए एनिसॉल जो होते हैं इनका फर्दर नहीं HI से रिएक्शन हो पाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। तो ये आपके एनिसोल होते हैं, ये एनिसोल होते हैं। तो एनिसोल क्या करते हैं कि जब HI के साथ अभिक्रिया करते हैं कंसंट्रेटेड, तो ये आपके जो होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं
और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, OH बॉन्ड क्रिएट करते हैं और ये आपके CH3 होते हैं। तो इसमें जब OH बना लेते हैं ये, तो I- आपका क्या करता है कि सेकेंड स्टेप में आता है, आपके ये बॉन्ड होते हैं OCH3, ये OH होते हैं। अब I- जब आता है तो ये कहाँ अटैक करता है, क्योंकि I- गुड न्यूक्लियोफाइल होता है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करते हैं, ये यहाँ पे, और इसको ले करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और CH3I बना लेते हैं, आपका बन जाता है CH3I प्लस आपका फिनाइल क्रिएट हो जाता है। तो ये आपके मैकेनिज्म है एरोमेटिक ईथर के। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें का स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं, अब इनको देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ये आपका एनिसॉल होता है, अब इसका बायोडाटा ये है कि एनिसॉल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल दो स्पीसीज होते हैं जो जिन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं। द कार्बन इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द कार्बन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। OCH3 electron donating group increase the electron density ortho and para position, and any electrophile or electron deficient center electrophile species attack the nucleophilic center or carbon center. Carbon is nucleophile ortho and para position. तो देन अब ब्रोमिनेशन हम करा रहे हैं इसका Br2, इसको ब्रोमिनेशन बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एथेनोइक एसिड के CH3COOH, ते बनते हैं आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल, ये इनके होते हैं। क्योंकि Br जो प्लस होते हैं वो आकर के कहाँ अटैक करते हैं, आर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि आर्थो पर और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये उसी सेंटर पे अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कार्बन मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। और ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करके और बना लेते हैं आर्थोब्रोमो एनिसोल एंड पैराब्रोमो एनिसोल। आर्थोब्रोमो एनिसोल एंड पैराब्रोमो एनिसोल। अब है दूसरी चीज, ये ब्रोमिनेशन था, आपका दूसरा है उसको बोलते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या चीज़ होते हैं? ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें दो रिएक्शन होते हैं। एक को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी एल्किल क्लोराइड जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में अभिक्रियाएं होती हैं तो उसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये जो होते हैं ये आपके एल्काइलेशन होते हैं। एनिसोल जो होते हैं ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, OCH3। अब इनका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं हम लोग। एल्काइलेशन सपोज करिए CH3Cl के साथ एनहाइड्रस क्या लेते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये आपके बना देते हैं 2-मेथिल एनिसोल एंड 4-मेथिल एनिसोल। तो ये आपका बनता है, इसको बोलते हैं 2-मेथिल एनिसोल, ये आपके होते हैं 4-मेथिल एनिसोल, यानी आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं 4-मेथिल एनिसोल। क्योंकि CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये अटैक करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब क्या होते हैं इसमें, ये थे आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसी में ये ले लीजिए, एनिसॉल होते हैं जिनको बोला जाता है OCH3, ये किसके साथ अटैक करते हैं, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट होते हैं एसाइल आयन में CH3CO+। अब ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OCH3 इंक्रीज करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन में। इनको इनकी अभिक्रिया हम लोग एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं और ये बन जाते हैं आपके आर्थो एंड पैरा एसाइलेटेड एनिसोल, OCH3 और COCH3। ये आर्थो एसाइलेटेड एनिसॉल है, ये पैरा एसाइलेटेड एनिसोल बन जाते हैं, इसको बोला जाता है OCH3। ये आपके हो जाते हैं COCH3। अब आपका थर्ड आता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेशन पीछे बता चुके हैं, इसमें केवल रिएक्शन देंगे मैकेनिज्म। इसके पहले वाली टॉपिक में हमने फिनाल का जब नाइट्रेशन कराया था तो वहाँ पे मैकेनिज्म दिया था कि नाइट्रेशन कैसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि नाइट्रेशन H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में होते हैं, जिस अभिक्रियाएं होती हैं जो आपस में अभिक्रिया करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोनियम आयन NO2+। नाइट्रोनियम आयन तो इसमें H2SO4 एसिड जैसा बिहेव करता है, HNO3 बेस जैसा बिहेव करते हैं। अब देखिए ये मैकेनिज्म पीछे हम डिटेल दे चुके हैं, बस यहाँ केवल सिंपली रिएक्शन दिया जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि आपके एनिसॉल होते हैं। तो एनिसॉल जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो देखिए ये क्या बनाते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, ये आपके प्रोडक्ट देते हैं आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और ये आपके बना लेते हैं पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ये आपके बना लेते हैं पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये आपके
NO2 प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं आर्थोनाइट्रोएनिसॉल। बस ये आज का टॉपिक लास्ट, एल्कोहल फिनाइल एंड ईथर आर कंप्लीटेड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे।